Yeah. So after the quadratic equation, our next chapter is trigonometry. Chapter काफी important है अभी, और कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि most of the students get stuck while solving the question. और reason is very simple. They try to learn the question. They try to memorize, right? They try to mug up. मतलब रट्टा मारने की कोशिश करते हैं इन शॉर्ट में, अगर मैं कहूँ तो ऐसा नहीं करना. You have to understand the basic concept. Once you understand the concept, you will definitely solve the question. I guarantee it. Got the point? So please try to understand the concept, how to attempt the question, and what kind of questions can be asked in the paper. That is the important thing you need to learn. बस. और कुछ सिंपल कंसेप्ट्स हैं, कुछ सिंपल फॉर्मूलाज हैं, कुछ सिंपल प्रोसेस हैं. दोज प्रोसेस यू नीड टू रिमेंबर, दोज फॉर्मूलाज यू नीड टू रिमेंबर टू क्रैक एनी क्वेश्चन इन ट्रिग्नोमेट्री एट 10th क्लास लेवल. ओके. सो मैं आपको वो सारे ट्रिक्स, वो सारे फंडे, वो सारे तरीके भी बताऊंगा जिनके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन, अगर मान लो आप स्टैक भी कर जाते हो, तो कैसे आप LHS वाला पार्ट सोल्व करो, फिर RHS वाला पार्ट सोल्व करो, फिर इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नाम दे करके इन दोनों को भी आप इक्वेट कर सकते हो, है ना. तो ये सारी बातें, सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे. चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है. अभी अपन शॉर्ट में इसको ट्रिग्नो बोलेंगे, ठीक है. सो ट्रिग्नोमेट्री अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं. या ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री, क्यों ट्रिग्नोमेट्री की अपने को नीड पड़ती है, और इसमें जो पहली चीज अपन पढ़ेंगे ना, जैसे मान लो आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है. एंड दिस इज बेस एंड द साइड विच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. इसकी अपने को क्यों नीड पड़ती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है. तो अभी एक दो स्टूडेंट आ ही रहे हैं यार, इनको ज्वाइन कर लेने दो. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट. कितना स्लो ज्वाइन करते हो आप लोग. या सो क्यों अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की नीड पड़ती है. जैसे अपन साइन ए, साइन बी, साइन सी डिफाइन करते हैं, और ये 6 रेशियोज ही क्यों डिफाइन करते हैं, ये सारी बातें मैं बताऊंगा. मैं आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके देता हूँ, सिचुएशन के बेसिस पे आपको समझ आएगा इनकी नीड क्या है. देखो, मान लो कि आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जिसको मैं कुछ ऐसे शेप दे देता हूँ. जैसे मान लो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है. और ये पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है, ठीक है. सेम सा ही ऑब्जेक्ट है, इसमें ऐसा सीन है, राइट. ऐसा मान लिया मैंने, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है. ये ऑब्जेक्ट की दो पोजीशंस है. होता क्या है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो क्या काम कर रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है. मतलब यहाँ पे एक पर्सन इसको क्या काम कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. यहाँ पे मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन खड़ा है, वैसे बना देता हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है तो आप लोग इसको बस अंडरस्टैंड करना. बाकी आई होप आप लोग बहुत अच्छा ड्रॉ करते होंगे. यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है. अब इसने क्या ऑब्जर्व करेगा, वो सिंपल सी बात है कि उसको ऑब्जर्व करते टाइम दो चीजें दिखेंगी. एक तो दिखेगा ये वाली सिचुएशन है, उसको ऐसा दिखेगा, कुछ यहाँ पे दिखेगा. और सेकंड ऑब्जेक्ट वो यहाँ से देखेगा तो ऐसे ऑब्जर्व करेगा. आई थिंक आपको ये चीज क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है. ये मैं दोबारा लिख दूंगा, कोई टेंशन नहीं. यहाँ से जब उसने ऑब्जर्व किया, क्या देख पा रहे हैं आप. अगर मैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है वो वहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, जैसे मान लो इसको इससे मिला देता हूँ, ठीक है, और इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैं मिला देता हूँ, ठीक है, और अगर इनको इस ऑब्जर्विंग पॉइंट से मिला देता हूँ, तो आपने क्या नोटिस किया, क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं. जैसे मान लो ये पॉइंट O है, इसको मान लेते हैं ऑब्जर्विंग पॉइंट. ऑब्जर्विंग पॉइंट मतलब यहाँ से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है. ये मैं बोल देता हूँ ऑब्जेक्ट है, और ये है ऑब्जेक्ट है, सेम चीज है. अब आप कहोगे सर ये ऑब्जेक्ट तो अलग अलग, आपने सेम नाम क्यों दे दिया. तो आप ऐसा मान लो कि ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है. कुछ भी हो सकती है ये चीज, राइट. अब हो क्या रहा है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में सेम ही ऑब्जेक्ट है. पहले यहाँ थी, फिर बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ आ गई, या फिर यहाँ से यहाँ मान लो, कुछ भी मान लो, राइट. अब मैंने क्या कहा कि ये O है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया B, और ये मैंने नाम दे दिया C, और इसको मैंने नाम दे दिया A डैश. अब जो ऑब्जेक्ट है वो A से A डैश पे आ चुकी है. ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम A टू A डैश.
मीनवाइल व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व हियर, मतलब क्या क्या चेंज हो रहा है, बता सकता है कोई? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट है ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है ना, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख भी देता हूँ कि ये पर्टिकुलर ग्राउंड की सिचुएशन है। हाँ भी ओम शर्मा बताइए। ठीक है, ए डैश सी एंड ए बी आर दी हाइट्स ऑफ द heights of the objects, heights of the object corresponding to both positions और according to diagram it is very obvious that both the heights यानी a dash c equal है a b के, यानी हर बार जो ऑब्जेक्ट की ग्राउंड से जो पोजीशन रह रही है ना, जो ग्राउंड से जो ऑल्टीट्यूड रह रहा है वो क्या रह रहा है, इक्वल रह रहा है, अनचेंज्ड रह रहा है। ये बात समझ आ गई? जैसे मान लो मैं इस हाइट को अगर शो करना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको बोल दिया कि ये हाइट है ना वो h डैश, h मान लेते हैं, ये हाइट h है। सर 1 सितंबर से कोचिंग खुल रही है क्या? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यू विल बी इन्फॉर्म्ड, डोंट वरी अबाउट इट। अभी इस पे प्लानिंग चल रही है, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है चीजें। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हाइट के अलावा और चीजें सेम है? देखो कैसे। अब आप फोकस करो, नाउ फोकस ऑन द ट्राइंगल ओ ए बी। किस पे फोकस करने के लिए कह रहा हूँ? ट्राइंगल ओ ए बी। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप ट्राइंगल जब ओ ए बी पे फोकस कर रहे हो तो आपको क्या लग रहा है? आप कह रहे हो सर हाइट तो ए बी है, ठीक है, कंफर्म्ड है हाइट। ओके, नाउ व्हाट एल्स? यहाँ पे जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है, अगर मैं कहूँ उससे जो एंगल बन रहा है, क्या मैं उस एंगल को थीटा नाम दे दूं? इसको मैंने θ1 नाम दे दिया। ठीक है, ये क्या है भी? यहाँ से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ए जो रखी हुई है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है एंगल θ1 पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल है θ1, राइट? ओके, सो ये ट्राइंगल ओएबी की सिचुएशन है जिसमें θ1 ऑब्जर्विंग एंगल है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इन ट्राइंगल ओएबी जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ऑल्टीट्यूड का मतलब है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, या ये जो हाइट है वो h है, और एक तरीके से मैं कह सकता हूं ये ए बी है। दूसरा, इस वाले ट्राइंगल में क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं? एंगल ऑफ एलिवेशन जिस पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन आप कहोगे सर θ1 है, जिस एंगल पे अपन ऑब्जर्व किया जा रहा है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि आप ट्राइंगल ओ ए डैश सी को देखो ध्यान से, क्या आप उसमें बता सकते हो कि एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन ये नहीं है क्या? है ना भी, इसको मैंने θ2 बोल दिया। θ2 हाइट क्या है? ए डैश सी है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वेट अ सेकंड, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन ट्राइंगल ओ ए डैश सी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड सेम है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, तो आप कहोगे सर एच है और यहाँ पे इसको ए डैश सी नाम दे सकते हैं अपन, करेक्ट बोल रहा हूँ मैं? ए यस डैश सी, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ए डैश सी, एच नाम दिया था, देखते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर हाइट तो यहाँ पे भी इक्वल आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो सेम नहीं आ रहा, मतलब वो चेंज हो रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको मैंने θ2 नाम दिया, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2, मतलब ये दोनों एंगल अलग अलग है। तो जो जैसे ही ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज की है, हाइट में भी सेम है लेकिन एंगल क्या हो गया? अलग हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? ठीक है, अब हो सकता है कई बार एंगल भी सेम रह जाए
ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर जाए, हाइट और वो चीजें चेंज हो जाए। जैसे मान लो ऐसी सिचुएशन हो, ये पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर मैं एंगल बनाने की कोशिश करूँ तो एंगल तो यही रहेगा, पहले ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन, बाद में ये पोजीशन, लेकिन हाइट तो चेंज होगी, पहले हाइट की है, बाद में हाइट की है। ये सारी चीजें अपन सिमिलैरिटी में भी पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि नाउ यू आर गेटिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल्स विद टू डिफरेंट सिचुएशंस टू ऑब्जर्व, टू डिटरमाइन such kind of parameters like height from the ground, angle of elevation, angle of depression, right? What is the distance of the object, foot of the object from the ground, from the base, from the observing point, like observing point यहाँ से O है ना, तो O की C से क्या distance है, O की B से क्या distance है, and the slant height which is basically known as O dash A, OA, or you can say the height at which a particular person is observing या monitoring the objects। तो ये सारी चीजें डिटरमाइन करने के लिए, इन पैरामीटर्स को डिटरमाइन करने के लिए अपन क्या काम स्टडी करते हैं, अपन डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज एक राइट एंगल ट्राइंगल्स की स्टडीज करते हैं, ठीक है भी। उस राइट एंगल ट्राइंगल के जो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज होता है उनको क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला जाता है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। वेट अ सेकंड, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब आप कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल आंसर है इसका। टू डिटरमाइन all the parameters which are changing, which are to determine all the parameters, ठीक है, shown in the previous figure, ठीक है। प्रीवियस ब्रेक हो रही है, हाँ जी, ये लो, अब आ रही है आवाज? हेलो हेलो, Yes, sir. या Yes, sir. ठीक है। जो पहले लिखा था वो तो उड़ चुका है, मैं वापस से लिखता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, राइट। ठीक है भी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अपन क्या डिटरमाइन करेंगे कि पर्टिकुलर जो अपने को ट्राइंगल गिवन है या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स गिवन है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, उनके एंगल अपन क्या काम करेंगे, मेजर करेंगे। अब मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो ये आपके लिए एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल है, कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना भी, ठीक है, राइट, या ठीक है, लग रहा है अभी राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल 90 डिग्री का है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये हुआ कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होना, बस दैट्स इट। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होगी, जो सामने वाली साइड होगी, उसको क्या बोला जाएगा, हाइपोटेन्यूस। क्या बोला जाएगा भाई, हाइपोटेन्यूस बोला, राइट, या ओके। ये मैं नाम दे देता हूँ इसको, ये ए है, ये बी है, ये अपना सी है। अब बाकी जो दो साइड है उनको, एक को परपेंडिकुलर बोला जाएगा, एक को बेस बोला जाएगा। अब वो डिपेंड करता है किस पे, कि आप कौन सा एंगल ले रहे हो। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले एंगल को ले रहा हूँ थीटा, तो थीटा के सामने वाली जो हाइट होगी इसको क्या बोला जाएगा, परपेंडिकुलर। और जो बच गया एंगल, रिमेनिंग एंगल, उसके सामने वाली हाइट को क्या बोला जाएगा, बेस बोला जाएगा। तो अगर ये थीटा है ना, तो ये थीटा के सामने वाली हाइट क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। अब आप कहोगे सर ऐसा जरूरी थोड़ी है, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। देखो मैं सिचुएशन को चेंज कर देता हूँ। मान लो आपके पास कुछ ऐसा ट्राइंगल है, राइट, ठीक है भी, ओके।
ट्राइंगल को सेम नाम दे देते हैं अपन, जैसे मान लो पी क्यू आर है, ठीक है। लेकिन इस बार यहाँ पे मैं एंगल ले रहा हूँ, वो ये एंगल ले रहा हूँ, जैसे मान लो एंगल ये थीटा जी1 है, या ये एंगल अल्फा जी1, ठीक है। तो अल्फा हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा अभी भी, ये हाइपोटेन्यूज है, कंफर्म है, ये अभी भी सेम है। लेकिन जो अल्फा के सामने वाली साइड है उसको क्या बोला जाएगा, अब इसको परपेंडिकुलर बोला जाएगा। और ये बात जिसको समझ आ गई, ट्रिग्नो का आधा कंसेप्ट तो यही क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो अभी मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ? हाँ जी, परपेंडिकुलर समझ यस आया। सर। जो एंगल आप कंसिडर करोगे ना, उस एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोला जाएगा, परपेंडिकुलर बोला जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो परपेंडिकुलर को मैं वैसे कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो ये 90 डिग्री होता ही है, बचे हुए एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या चीज पहले से ही फिक्स है, आप कहोगे सर हाइपोटेन्यूज पहले से ही फिक्स है। हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा, हाइपोटेन्यूज को मैं एच से डिनोट करूंगा, परपेंडिकुलर को मैं पी से लिखा करूंगा। चलो मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ, तो परपेंडिकुलर पी होगा, रादर देन दैट मैं ऐसा लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर पी होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। और बेस को मैं बी से लिखा करूंगा, हाइपोटेन्यूज एच से लिखा जाएगा, परपेंडिकुलर पी बेस पी। आगे बात समझ में? तो क्या चीज फिक्स रहेगी, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट वाली साइड। 90 डिग्री जो एंगल बन रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट वाली साइड को मैं क्या बोलूंगा, हाइपोटेन्यूज बोलूंगा। लेकिन क्या चीज चेंज होगी, परपेंडिकुलर और बेस, किसके बेसिस पे चेंज होगी, जो एंगल आप ले रहे हो। अच्छा जी, अब आप कहोगे सर फिर एंगल्स कैसे लेने, हमें पता कैसे लगे, वो मैं बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, राइट। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी ले लो, एंगल सी ले लो, किसी के कोरस्पॉन्डिंग में, मान लो यहाँ पे आपको सबके कोरस्पॉन्डिंग डिफाइन कर रहा हूँ, सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बोलेंगे अपन वो भी मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन डिफाइन करेंगे, वो डिफाइन करेंगे साइन ऑफ ए। क्या डिफाइन करेंगे, साइन ऑफ एंगल सी ले लो, यहाँ पे साइन ऑफ एंगल सी है, ठीक है। अब आप कहोगे सर साइन ऑफ एंगल सी क्या अपन ऐसा लिखेंगे, इतना डिटेल में लिखेंगे, नहीं, इस चीज को आप ऐसा लिखोगे साइन सी। अब यहाँ पे साइन सी की वैल्यू कितनी है बताओ, अरे बोलो भी। सर साइन थीटा। हाँ, आप इस साइन, इसको साइन सी डिफाइन करना और या फिर साइन थीटा डिफाइन करना, इसको मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। या तो ये आप साइन सी लिख सकते हो, और साइन सी यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है। तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो आपको याद रखनी है। लास्ट में मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे अपन याद रखनी है। तो यहाँ पे तो मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है अभी, साइन जो सी होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। थोड़ा सा ये सेट नहीं हुआ, इसको थोड़ा नीचे लेने देंगे, या अब ठीक है। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। याद रखना, सॉरी 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 गलत बोल दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू होती है। अब आप कहोगे सर परपेंडिकुलर कहाँ पे है, तो मैंने तरीका बताया था, किसका परपेंडिकुलर निकालना है, एंगल सी के कोरस्पॉन्डिंग, तो सी के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी ए बी परपेंडिकुलर हो गया। ओके, फिर आगे बोलोगी, फिर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज एसी हाइपोटेन्यूज होगा। थोड़ा थोड़ा जरूर समझ आया होगा, ठीक है। ओके, अगर मान लो कि यही चीज मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, आपको बोलूँ साइन पी डिफाइन करो। अच्छा, इस ट्राइंगल को पी क्यू आर लेने में दिक्कत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पी क्यू आर पे परपेंडिकुलर से कंफ्यूजन होगा, तो इसको आप ऐसा ले लो, एक्स वाई जेड ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो और जेड। तो ये तो जो मैंने साइन डिफाइन किया है ना, ये साइन डिफाइन किया, तो मैंने डिफाइन किया इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में डिफाइन किया, इन ट्राइंगल एबीसी में डिफाइन किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड। भाई इस कंसेप्ट को समझ लो, यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बस ये समझ आ गया, हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं करना। तो कैसे डिफाइन करेंगे वो देखो, वो इंपॉर्टेंट बात है। अब मैंने देखा ट्राइंगल एक्स वाई जेड में मुझे डिफाइन क्या करना है, मुझे डिफाइन करना है साइन ऑफ, देखो साइन ऑफ एंगल एक्स
ये डिफाइन करना है, साइन ऑफ एंगल एक्स डिफाइन करना। अब आप कहोगे सर साइन ऑफ एंगल एक्स तो फिक्स है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला इसका फिक्स रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन आप साइन ऑफ एक्स, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आप कहोगे या तो साइन एक्स दिख रहा है, या फिर मैं साइन एक्स को साइन अल्फा कह सकता हूँ। अब आपको ढूंढना क्या है? व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, दैट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मैंने क्या बताया था? जो एंगल आप ले रहे हो, जैसे यहाँ पे साइन एक्स है, साइन अल्फा है, उसके सामने वाली साइड यानी पी। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया? वाई जेड आ गया, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है एक्स जेड। तो क्या आपको कोई भी ट्राइंगल के लिए थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है कि परपेंडिकुलर क्या होगा? यस सर। ठीक है, तो साइन Yes, अल्फा, साइन एक्स, साइन सी, साइन थीटा, कुछ भी पूछे आप तो बस ट्राइंगल को देखो, एंगल को देखो और परपेंडिकुलर निकालो, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दो। अब अपन आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन, अब मैं सारी चीजें डिफाइन करूंगा वो ट्राइंगल एबीसी के लिए ही डिफाइन कर रहा हूँ जो पीछे बना हुआ है। और क्या डिफाइन करने जा रहा हूँ? एक सेकंड आइडेंटिटी या सेकंड रेशियो। वो क्या है? वो है कोसाइन ऑफ, कोसाइन ऑफ। अब अपन यहाँ पे एंगल कौन सा ले रखा है? सी वाला, तो कोसाइन ऑफ सी, कोसाइन ऑफ एंगल सी। आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, कोसाइन ऑफ एंगल सी के लिए क्या करना है? एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वो तो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद रह जाएगा, हाइपोटेन्यूज सेम है, बेस चेंज हुआ है कोसाइन के केस में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर इसको लिखोगे कैसे? आप इसको या तो लिखोगे कोस सी, या आप क्या लिखोगे? या आप इसको लिखोगे कोस थीटा। ओके, अब मेरे को एबीसी ट्राइंगल में आप देख के ये बताओ कि बेस क्या है? शाबाश, थीटा के कोरस्पॉन्डिंग बीसी बेस है, क्योंकि थीटा के जस्ट ऑपोजिट साइड तो एबी परपेंडिकुलर है, बीसी बेस है। और बीसी को डिवाइड करूंगा हाइपोटेन्यूज से, तो हाइपोटेन्यूज कितना है? एसी है, हाइपोटेन्यूज आपका एसी है। दैट्स इट। तो क्या आपको कोस सी की वैल्यू समझ आई है ट्राइंगल एबीसी में? बोलो भी, थोड़ा थोड़ा Yes, साथ sir. में बोलते रहो। या नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन टेंजेंट ऑफ एंगल सी। क्या डिफाइन करने जा रहे हैं? टेंजेंट ऑफ एंगल सी। अब आप कहोगे सर टेंजेंट का क्या फॉर्मूला है? देखो, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है साइन और कोस का दोनों को डिवाइड करने पे आता है, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे आता है, बट फिलहाल आप याद रखो परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या याद रखना है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल सी बोला जाता है, राइट? बोलो भी, सही है? Yes, sir. ओके, तो टेंजेंट ऑफ एंगल सी को आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे टेन सी, या फिर इस चीज को आप क्या लिखोगे? टेन थीटा। अब आप कहोगे सर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो फिक्स है अपना ए बी, और बेस कितना है? बीसी, यानी ए बी ओवर बीसी। समझ रहे हो भी बात को? या ये चीज अपन ने डिफाइन कर दी यहाँ पे। या अब मैं डिफाइन करता हूँ नेक्स्ट भी। क्या डिफाइन कर रहा हूं मैं? कोटेंजेंट। क्या डिफाइन कर रहा हूं? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी। क्या होता है भाई कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी? अब जो कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी है उसको जब आप डिफाइन करोगे ना, तो इसको क्या लिखोगे आप? जस्ट टेन का उल्टा लिखोगे, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वो क्यों लिख रहा हूं बता दूंगा बाद में, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है? अच्छा, कोटेंजेंट को वैसे डिनोट कैसे करेंगे? वैसे डिनोट करेंगे अपन कोट सी से, या फिर आप इसको लिख दोगे कोट थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू बताओ भी, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है? भाई tan वाले को जस्ट उल्टा ही तो करना है। tan क्या था? BC by So BC upon BC AB. अपॉन AB। आप देख भी सकते हो बेस यहाँ पे क्या है? BC है, और परपेंडिकुलर यहाँ पे AB है, राइट? तो आई थिंक आपको कोटेंजेंट भी समझ में आ गया होगा। अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं सीकेंट। क्या डिफाइन करने जा रहा हूं? सीकेंट, ध्यान से समझो। सीकेंट ऑफ एंगल सी, ये सारा का सारा किस में चल रहा है? ट्राइंगल एबीसी में ही चल रहा है। और सीकेंट की वैल्यू क्या होती है? ये आप कर दो कोस का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस।
और इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा सीकेंट सी। देखो मैंने सीकेंट वाला में सी स्मॉल है, ये कैपिटल है, इसका मतलब ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेक में डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है सेक को। सीकेंट सी पढ़ूंगा मैं इसको, सीकेंट सी या फिर सीकेंट थीटा। अच्छा जी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और हाइपोटेन्यूस क्या है, अगर आप ट्राइंगल में देखोगे तो हाइपोटेन्यूस आपको एसी मिलेगा और बेस क्या मिलेगा, बेस आपको बीसी मिलेगा। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम दिखा देता हूँ पीछे, देख लो। बेस बीसी, हाइपोटेन्यूस एसी है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ तक शायद आपको अच्छे से समझ आया होगा, आ रहा है ना भी क्या। अब अपन डिफाइन करते हैं लास्ट। लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला अपना है टेंजेंट को टेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट। कोसिकेंट बच गया, यानी साइन का उल्टा क्या है वो बच गया, कोसिकेंट। कोसिकेंट ऑफ एंगल सी। अच्छा, कोसिकेंट ऑफ एंगल सी को क्या लिखेंगे भाई, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर कोसिकेंट का मतलब क्या हुआ, आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिखोगे कोसी कोसेक सी, या फिर मैं इसको लिखूं, इक्वली कर देता हूँ, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू। अच्छा, हाइपोटेन्यूस क्या है अभी, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है एसी अभी भी, बताओ। ओके, और बेस क्या, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी। आप डायग्राम भी देख सकते हो, ए सी और ए बी। तो क्या ट्राइंगल एबीसी में आपको कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, ये सारी चीजें समझ आई, मैंने क्यों लिखी है, कैसे लिखी है, क्या मीनिंग है इनका, थोड़ा थोड़ा जरूर समझ आया होगा शायद। आ गई बात समझ में भाई। Yes, sir. ये जो मैंने लिखा है ना, ये इसको बोला जाता है सीकेंट ऑफ सी। इसका एब्रीविएटेड फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये एब्रीविएटेड वर्जन है, मतलब ऐसा समझ लो आप। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म और एब्रीविएटेड फॉर्म, आप चाहो तो ऐसा पढ़ सकते हो, लेकिन लिखना पेपर में ऐसा ही है, सीकेंट सी लिखना है, और ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। बात समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि कुछ आपको अलग लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा। सीकेंट सी, सीकेंट थीटा पढ़ना ऐसे है, कोसिकेंट, सीकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट। अब कुछ लोग इसको टेन सेक कोसेक ऐसे भी पढ़ते हैं, वो कोई मतलब क्राइम नहीं है, बट इसका जो एक्यूरेट वर्जन है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आप समझे होंगे इस चीज को। करेक्ट भी। थोड़ा सा 1 मिनट वेट करेंगे भैया। या सो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। तो इस तरीके से ये एब्रीविएटेड फॉर्म भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। आई होप आप इस फॉर्म को भी समझ पाए होंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, करेक्ट। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इनका यूज क्या है, पर्पस क्या है, इनको याद कैसे रखें, क्या ये वाकई में याद रहने वाली चीजें इतनी इतनी बिल्कुल रह सकती हैं। देखो, आपको क्या ध्यान में रखना है वो चीज इंपॉर्टेंट है। एक राइट एंगल ट्राइंगल हर बार मिलेगा, हर बार दिखेगा, क्योंकि ये सारे रेशियोज मैंने डिफाइन किए हैं ना, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस, ये वैलिड ही राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, बाकी चीज के लिए वैलिड ही नहीं है। बात समझ रहे हो, हाँ जी। आवाज आ रही है अभी मेरी? यस सर। ये आपका ए यस है, सर। ये आपका बी है, ये आपका सी है। अगर मैं आपको ये कहूँ ये आपका हाइपोटेन्यूस है और ये आपका मतलब बेस परपेंडिकुलर फिक्स होता नहीं है, मैंने ये लिख दिया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे याद रखना है। ये आपका परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये आपका बेस भी हो सकता है, ये आपका परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये आपका बेस भी हो सकता है, राइट। ठीक है भी, ओके। अब देखो इन चीजों को यहाँ से आप अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। क्या ऑब्जर्व करना है आपको, कि आपको मैं पूछूं कि कोसिकेंट थीटा की वैल्यू बताओ या कोसिकेंट ए की वैल्यू बताओ, ऐसा आएगा पेपर में, ऐसा कोसिकेंट ए दिखेगा आपको, तो आपको क्या सोचना है,
आपके माइंड में आएगा सर कोसिकेंट ए का फॉर्मूला अगर हमें याद हो जाए कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है तो हम बता देंगे। कैसे बताओगे? हाइपोटेन्यूस आपका AC है। अच्छा जी, परपेंडिकुलर बताओ भी, कौन बताएगा? शाबाश। कोसिकेंट ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? मैंने बोला था जो एंगल यहाँ पे दे रखा हो ना उसके जस्ट ऑपोजिट साइड होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा। ये लाइन याद रखनी है, यानी BC। आगे बात समझ में? अभी रिलेट कराऊंगा इस चीज को। अच्छा, मैं आपको पूछूं कि tan B बताओ मेरे को, तो tan B मैं नहीं पूछ सकता, मैं राइट एंगल पे कभी नहीं पूछूंगा, मैं या तो A पे पूछूंगा या C पे पूछूंगा। तो मैं पूछूं, मान लो tan C बताओ मेरे को। आप कहोगे सर tan C का फॉर्मूला तो याद है हमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मैं कहूंगा C के कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या है? C के कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या है C के लिए? तो AB है। देखो परपेंडिकुलर चेंज हो गया। और बेस क्या है? बेस यहाँ पे बचा हुआ साइड जो बच गई BC हो गई। अब आपको ये चीज तो समझ आ गई कि हम परपेंडिकुलर और बेस तो चूज कर लेंगे, हाइपोटेन्यूस फिक्स रहता ही है। कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है सर ये कैसे याद रखेंगे tan की वैल्यू ये है, कोसेक की वैल्यू ये है। इसको याद करने की मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है अभी क्या ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझो। ट्रिक क्या है? आपको एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बेस। क्या समझे? नहीं समझ आया होगा? देखो, क्या आपको यहाँ पे 6 फॉर्मूले नजर आ रहे हैं? मुझे नजर आ रहे हैं 6 फॉर्मूले नजर आने चाहिए आपको। आपकी नजर इतनी तेज होनी चाहिए कि आपको 6 फॉर्मूले नजर आने चाहिए। यस सर। आ रहे हैं भाई? यस सर। तो मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि यार एक फॉर्मूला जो मुझे नजर आ रहा है ना यहाँ पे, वो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा वाइड वाइड लिखता हूँ, ज्यादा मजा आएगा। पहली चीज मैंने लिखी है परपेंडिकुलर ओवर, परपेंडिकुलर यहाँ पे मैंने लिखा था बेस, यहाँ पे मैंने लिखा था फिर परपेंडिकुलर, यहाँ पे फिर आएगा हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस और बेस। अब मुझे 6 फॉर्मूले दिख रहे हैं यहाँ पे। कैसे दिखे? पहला फॉर्मूला किसका है भाई? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दिख रहा है, राइट। दूसरा फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तीसरा फॉर्मूला बोलो भी, तीसरा फॉर्मूला बोलो। परपेंडिकुलर बाय बेस। और इन्हीं फॉर्मूले को वापस क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 3 फॉर्मूले और बन गए। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे कह सकते हो आप सेम टाइम पे? पहले आप एक चीज और याद रख लो, जो मैं साइड में बताने जा रहा हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप समझ लो यहाँ पे। चलो एक काम ही क्यों ना करते हैं अपन। हाँ ठीक है, ये पढ़ा रहने दो ऊपर, ये एग्जाम्पल भी ऊपर पढ़े रहने देते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको थोड़ा इलुस्ट्रेट करने के लिए बताया। मैं क्या बताने जा रहा हूँ? मैं बताने जा रहा हूँ आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो कोसिकेंट थीटा होता है ना वो होता है 1/sin थीटा। आप कहोगे सर यह बात है, बिल्कुल सही है। मतलब कोसिकेंट थीटा होगा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, वाइस वर्सा भी ट्रू है। कैसे? मान लो मैं साइन थीटा को इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? मतलब यहां से एक रिजल्ट क्या मैं ये बना सकता हूं कि कोसेकेंट थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ रिजल्ट 1 आएगा? बिल्कुल ट्रू है। मतलब मैं यहां से एक रिजल्ट ये भी बना सकता हूं फिर तो कि साइन थीटा की वैल्यू 1/कोसिकेंट थीटा होगी। क्या इस महाभारत को, इस बात को, इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझ पाने में कामयाब हैं आप, जो मैंने लिखा है यहाँ पे? यस सर। क्या आप इस चीज को क्लियर है भी? ये चीज समझ आ रही है आपको? ये जो मैंने लिखी है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस सर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं थीटा लिखना भूल गया, यहाँ पे थीटा भी आएगा, राइट। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, मेन चीज ये है। इतनी बात समझ आ गई? अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। वो ट्रिक क्या है कि आप इसको हमेशा ऑर्डर में याद रखें कि पहला फॉर्मूला साइन थीटा का है, दूसरा फॉर्मूला कोस थीटा का है, ठीक है, तीसरा फॉर्मूला tan थीटा का है। बस दैट्स इट, 3 ही याद रखना। इससे क्या हो जाएगा भाई? मेरे को साइन थीटा याद है और मेरे को ये बात पता है कि कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना, तो मैं निकाल लूंगा कोसेक थीटा का फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर कोसेक तो आपने निकाल लिया लेकिन आपने tan तो बताया ही नहीं। यहाँ पे बता देता हूँ tan। देखो एक फॉर्मूला जो आपको और याद रखना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना है? जो tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। क्या होती है tan थीटा की वैल्यू? साइन थीटा ओवर कोस थीटा होती है ना। साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ये tan थीटा होता है, ठीक है, करेक्ट है अभी। अच्छा कोट थीटा की क्या वैल्यू होती है अभी? कोट थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा ओवर साइन थीटा।
ये बात भी समझ आ गई होगी आपको। कोट थीटा की वैल्यू कोस थीटा और साइन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा और कोस थीटा होती है। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, क्यों? क्योंकि आपको यहां से मैं कंक्लूजन ये खुद ही निकाल सकता हूं कि जो टेन थीटा है वो बेसिकली रेसिप्रोकल आ रहा है कोट थीटा का। या फिर मैं इस लाइन को ऐसे लिखूं कि टेन थीटा को मैं मल्टीप्लाई करूं कोट थीटा के साथ तो रिजल्ट आएगा 1, ये भी ट्रू है। और यहां से आप एक और कंक्लूजन निकाल सकते हो, ये सारे फॉर्मूलाज एक ही हैं, बस चेंज कर रहा है वो। कोट थीटा की वैल्यू आप कह सकते हो 1/tan थीटा, यानी कोट टेन का रिवर्स है, साइन कोसेक का रिवर्स है, आगे जाके मैं बताऊंगा सेक कोसिकेंट का रिवर्स है। आगे बात समझ में? बोलो भी। ठीक है, तो कोट थीटा को आप ऐसा लिख सकते हो कोस बाई साइन, टेन को साइन बाई कोस। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि टेन और साइन एक दूसरे के रिवर्स है, रेसिप्रोकल है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सीकेंड थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है 1/cos थीटा, होती है ना। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो? आप ऐसा भी कह सकते हो सर सीकेंड थीटा का मल्टीप्लाई करो कोस थीटा के साथ तो रिजल्ट आएगा 1। आएगा कि नहीं आएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। सीकेंड थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू आएगा 1, राइट। ओके, अब यहां से आपको जो सीकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा मतलब कोस थीटा की वैल्यू आप निकालोगे, कितनी आएगी? 1/सीकेंड थीटा। भी सीकेंड थीटा की वैल्यू कोस या रेसिप्रोकल है तो इसका रेसिप्रोकल होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा अभी? हाँ जी, बोलो। Yes, sir. So Yes, these sir. are some conceptual formulas. These are the fundamental formulas which are used to study the trigonometry throughout all the levels in 10th class, in 9th class, in 11th, 12th, और आप कॉलेज में जाएंगे हर जगह आपको इन फॉर्मूलोज की नीड पड़ेगी, मतलब लाइफ टाइम पढ़नी है। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ आ गई? हाँ जी सर यहाँ पे हमने tan थीटा को cot थीटा के इक्वल कैसे लिखा? कहाँ लिख दिया tan थीटा को cot थीटा के इक्वल? मैंने बिल्कुल नहीं लिखा है, रेसिप्रोकल लिखा है। tan थीटा की वैल्यू 1/cot थीटा है और cot थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला, उसी को बार बार घुमा के लिख रहा हूं मैं। भाई एक बात बताओ, x की वैल्यू 1/y है तो y को इधर ले जाऊंगा, x को इधर आ जाऊंगा तो ये बन जाएगा ना, चेंज हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू 1/x, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो x/1। क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत थोड़ी है। बोलो भी, सही कह रहा हूँ? सर मतलब इनिशियली मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा कैसे आया? मतलब tan थीटा के फॉर्मूले में तो है ही नहीं। नहीं नहीं, पहले आप ऐसे समझ लो कि पहले ये लिख लो, चलो आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसा लिख लो, या नो कंफ्यूजन, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, राइट। और यहां से बन गया tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, करेक्ट। अब ठीक है, यस सर। ओके। सो अब आपको मैं ट्रिक क्या बताने जा रहा हूँ। मैं आपको कहूंगा, क्या आपको 3 लाइन याद रह जाएंगी? PBP डिवाइडेड बाय HHB, बस PBP डिवाइडेड बाय HHB। ऐसे भी ना याद रखे तो ऐसे याद रखो जो मैं याद रखता हूँ, बाहर P डिवाइडेड बाय HHB, यहाँ भी घुसा दो। और क्या ट्रिक है इसको समराइज करने की, समझने की? यहाँ हर चीज 2 बार आई है, P भी 2 टाइम्स आया है, ठीक है, H भी 2 टाइम्स आया, B भी 2 टाइम्स आया, मतलब 2 से ज्यादा बार कोई नहीं। ठीक है, फिर पहला फॉर्मूला P/H यानी पहला फॉर्मूला साइन का, दूसरा फॉर्मूला B/H यानी कोस का, तीसरा फॉर्मूला P/P यानी टेन का। तो आपको इनका ऑर्डर भी करेक्ट याद होना चाहिए, साइन कोस टेन, ये ऑर्डर आना चाहिए आपको करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट याद होना चाहिए ये वाला ऑर्डर। बात समझ रहे हो भी या नहीं समझ पा रहे हो? आई होप समझ पा रहे हो, करेक्ट। बोलो भी। यस सर। तो आपको क्या ऑर्डर याद रखना है? ऑर्डर में बता देता हूँ। सबसे पहले आप याद रखो साइन, ठीक है, ठीक है। फिर आप याद रखो कोस, कोसाइन। फिर याद रखो आप या फिर ऐसे ज्यादा एक्यूरेट ये रहेगा, पहले आप माइंड में याद रखो कि पहले सबसे पहले आता है साइन थीटा, फिर आता है कोस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, ये ट्रिक है, फिर आता है कोट थीटा, फिर आता है सीकेंड थीटा, और फिर आता है कोसिकेंड थीटा। या फिर ये याद ही मत रखो, खत्म, याद ही मत रखो, 3 याद रखो। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा बताता हूँ। अब आप कहोगे सर ये कहाँ पे एप्लीकेशन यूजफुल हो रहा है, वो बताता हूँ। भाई पहले साइन
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बन गया साइन से, बना कि नहीं बना? करेक्ट। यस सर। बाद में कोस, तो कोस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइट बन गया, बाद में tan यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब आप कहोगे सर हमें सीकेंट लिखना हो तो मैं कहूंगा मैं सीकेंट को याद ही नहीं रखता, मैं याद रखता हूँ कोस को, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज उसका कर देता हूँ रेसिप्रोकल, सीकेंट बन गया। अगर मैं कहूँ मुझे कोसिकेंट का चाहिए तो साइन का रेसिप्रोकल, अगर मैं कहूँ मुझे कोट का चाहिए तो tan का रेसिप्रोकल। बात समझ रहे हो अभी? तो अगर आपको किसी 90 डिग्री ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हो तो वो तो लिखने में मेरे हिसाब से कोई झंझट होगी नहीं आपको, या होगी भी? होगी क्या? नहीं होगी ना। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो अपन डिफाइन कर सकते हैं, वो मैं डिफाइन कर चुका हूं, मतलब एक तरीके से आपको ये समझ नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अपन ने डिफाइन कर दिया, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी लेना चाहूंगा यहाँ पे, उससे और आपको क्लैरिटी आएगी। मान लो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल अपन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल में आपका एंगल थीटा है, ये आपका ट्राइंगल ए है, ये आपका ट्राइंगल बी है, ये आपका ट्राइंगल सी है, ठीक है। ये एबीसी ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है। और अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये अपना परपेंडिकुलर है, नहीं कह नहीं सकता, मतलब आप खुद ही बताना, मैं खुद नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा। अगर मैं इस ट्राइंगल के लिए, मैं थीटा भी नहीं लिख रहा यार, ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब बताओ, ये राइट एंगल है, इतना पता है बस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आप आंसर करना, पर्टिकुलर मैं नाम लेके पूछ रहा हूँ। अगर मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ सीकेंट ए, क्या डिफाइन करना चाह रहा हूँ? सीकेंट ए, तो आपको वैल्यू बताना है कि सीकेंट ए क्या होगा, ए सी बाई बी सी होगा, ए सी बाई ए बी होगा, बी सी बाई ए सी होगा, ऐसे बताना है, मतलब बस समझ गए, हर बार यही चीज बतानी है। तो मैं नाम लूंगा, वही स्टूडेंट बताएगा अभी, आर्यमन शर्मा बताएगा सीकेंट ए की क्या वैल्यू होगी। ट्राइंगल एबीसी की बात चल रही है सर। AC अपॉन एसी अपॉन सर AB। AC अपॉन AB, इज इट करेक्ट हुई? ओके, देखो अब सोचना कैसे है, थॉट प्रोसेस क्या है वो मैं बताता हूँ। सीकेंट ए सर हमें पता नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, आपको सीकेंट ए पता है? बिल्कुल सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, उसका कर दो रेसिप्रोकल। मतलब आपके माइंड में थॉट प्रोसेस ये आना चाहिए था कि बेस और हाइपोटेन्यूज का रेसिप्रोकल, यानी हाइपोटेन्यूज और बेस। करेक्ट। आप कहोगे सर हाइपोटेन्यूज एसी है, बिल्कुल हाइपोटेन्यूज एसी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके जी। अब आप कहोगे एंगल ए के लिए बेस क्या है? मैं कहूंगा एंगल ए के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर है, यानी बीसी तो परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या है? बेस बची हुई साइड, यानी बची कौन? ए भी बची। क्या समझ पाए हो भी? इसका मतलब आर्यमन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि सीकेंट ए की वैल्यू ये हो जाएगी। क्या आप ऐसे सोच पाओगे आंसर? क्या बाकी स्टूडेंट इस तरीके से आंसर कर पाएंगे भी? यस सर। वेरी गुड। अभी मैं आपको मौका देता हूँ बाकी लोगों को भी। देखो सीकेंट ए मैंने निकाल दिया। अगर Sir? मैं आपको, हाँ जी, इसमें हम 90 डिग्री नहीं लेते ना? 90 डिग्री वाली चीजें डिफाइन नहीं होंगी, बाकी एंगल के कोरस्पॉन्डिंग डिफाइन होगी, क्योंकि 90 डिग्री पे उनकी जो वैल्यूज रहती है ना, किसी की 0 रहती है, किसी की 1, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब Okay, यहाँ sir. पे आता है कोसिकेंट सी। कोसिकेंट सी कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, नाम लेता हूं मैं, 1 मिनट। कपिल जैन, आप बताओ कोसिकेंट सी की वैल्यू क्या है? आप आराम से स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो कि सर कोसिकेंट सी का ये फॉर्मूला है, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये सब लगा सकते हो आप। बताओ भी, शाबाश। कपिल जैन, कोई और बताओ भी। कपिल जैन नहीं बता पा रहा तो दिव्या आप बताओ। दिव्या, यस सर। हाँ बताओ भी। सर BC अपॉन AC। कोसिकेंट सी की वैल्यू क्या बता रही है दिव्या? BC अपॉन, गलत है, AC। और बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ बताओ। AB अपॉन सर AC। हाइपोटेन्यूस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल सी होगा, AC तो अपॉन होगा BC। AC अपॉन। सर AC अपॉन AB। देखो भी सर काफी AC अलग अलग AC आंसर आ अपॉन रहे हैं। AB।
ठीक है AC गोट upon इट AB. सर सेम एज सेकंड। ठीक है देखो सोचना कैसे है, मैं थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। एक बार आपको लगेगा कि टाइम लग रहा है, एक बार आपको ऐसा भी लग सकता है कि हम सोचने में लंबा टाइम ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको ये सोचना है PPB डिवाइडेड बाय HHP। अच्छा कोसिकेंट, तो कोसिकेंट तो साइन में ही आता है, यानी साइन आपके माइंड में बैठ जाएगा फिर कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका कर दो रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये चीज सोचनी है पहली बात। हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, AC आ जाएगा। तो जिस बंदे ने हाइपोटेन्यूज AC नहीं बोल रहा उसको तो बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता अभी तक। अच्छा जी, फिर परपेंडिकुलर चाहिए। जैसे ही परपेंडिकुलर मेरे माइंड में आता है मैं पहले यहां जाऊंगा, एंगल क्या है, एंगल तो C की बात कर रहा है, यानी C के सामने वाला तो होगा परपेंडिकुलर, बाकी बचा हुआ बेस, बाकी बचा हुआ मैं चाहिए नहीं, मेरे को तो परपेंडिकुलर चाहिए, तो AB आ जाएगा। क्या ये थॉट प्रोसेस आपके माइंड में डेवलप हो पा रही है अभी? ऐसा सोच पा रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, फिर कोई दिक्कत आनी नहीं है। अभी देखो, अब मैं आपसे एक और पूछता हूं। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछ लिया 10A, मैं पूछता हूँ किसी स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ, मिहिर तोलानी बताएगा। अगर मिहिर तोलानी मुझे सुन पा रहा है, अगर वो गेम वेम नहीं खेल रहा कंप्यूटर पे या चैट नहीं कर रहा किसी से, तो बताइए भी मिहिर तोलानी। चलो मिहिर तोलानी बिजी है कहीं पे। पार्थ, यस सर। पार्थ आप बताओ, मैंने 10A की वैल्यू पूछी है। P upon B। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बहुत अच्छा आंसर है, वेरी गुड। भी अब आप परपेंडिकुलर भी बता दो, बेस भी बता दो, एंगल A के कोरस्पॉन्डिंग। शाबाश। सर BC अपॉन AB। परपेंडिकुलर देखो, एंगल A के कोरस्पॉन्डिंग AB परपेंडिकुलर upon जाना है तो BC। BC आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। सर ये भी BC गलत अपॉन AB तो होगा। या करेक्ट, मैंने तो कुछ बोला BC ही नहीं ना। BC तो अपॉन एंगल A के कोरस्पॉन्डिंग आपको देखना है परपेंडिकुलर BC होगा, जस्ट ऑपोजिट साइड, तो यहाँ पे BC आएगा। अरे मैं एंगल A क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि एंगल A पूछा है मुझसे, इसलिए देख रहा हूँ। और बेस क्या हुआ? बेस बचा हुआ, यानी ये भी खत्म, क्वेश्चन यहीं पे फिनिश है क्वेश्चन। इस तरीके से सोचना है आपको, ये चीज आपके माइंड में डेवलप हो जानी चाहिए। धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपको ओड भी लग सकता है, हो सकता है एनसीईआरटी में ऐसा ना गिवन हो, या स्कूल टीचर ने कुछ एडजेसेंट एंगल करके कंसेप्ट आता है वो बताया हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो अंतिम है, सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है भी। और बहुत अच्छे से आप इसको वो कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि मान लो मैंने आपको, चलो और पूछता हूँ, कोट C, जिसका मैं नाम लूं वही बताएगा भी आंसर। निधि, निधि सुन पा रहे हैं बेटा आप? निधि, सौम्या शर्मा, सौम्या, हाँ बताओ भी सौम्या, शाबाश। मैं बताऊं? सर B अपॉन P। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, tan का जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे तो B अपॉन P आ जाएगा। बहुत बहुत अच्छे, शाबाश। तो भी B क्या है? B बताओ। BC अपॉन AB। BC अपॉन AB। अब देखो C के कोरस्पॉन्डिंग में जाता हूं तो इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर, एक ही लाइन याद रखनी है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल आप रेशियो में कंसीडर कर रहे हो उसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बस सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, क्या चाहिए फिर? तो B के जस्ट ऑपोजिट, C के जस्ट ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर है, मतलब नीचे लिख दो इसको, AB को, बच के आ गया BC, BC को ऊपर लिख दो। क्या ये बात आपको समझ आई है भी कि BC बेस क्यों है, AB परपेंडिकुलर क्यों है? समझ आ गई ना ये चीज? यस यस सर। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी चीज आप रेशियो के थ्रू लिख सकते हो, कोई भी रेशियो आप डिफाइन कर सकते हो, इससे आपको आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब कैसे हेल्प मिलेगी वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। देखो अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। अब कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अपन यहाँ पे क्वेश्चन करें थोड़ा सा। क्वेश्चन करने से पहले मैंने फॉर्मूलाज कुछ तो बता ही दिए ना कुछ फॉर्मूलाज में और बताता हूँ जो आपको याद रखना है। क्या भी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं भी? आइडेंटिटीज।
एक सेकंड रुको, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, पहले गला खराब हो रहा है, मैं पानी पीता हूँ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, given that 10a is equal to 4/3 या 3/4, जो मर्जी लिख लो, 4/3, ठीक है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, find the other trigonometric ratios, find the other trigonometric ratios of Sudden. एंगल ए, ऑफ एंगल ए। जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, अभी जिनका नहीं हुआ, मतलब नहीं क्या, बहुत सारों का नहीं हुआ होगा। एंगल ए के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताने हैं, और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं गिवन है, मतलब कुछ भी नहीं गिवन है। चलो मैं आपको सहूलियत के लिए थोड़ी सिंपैथी दिखाता हूँ, आपको फिगर दे देता हूँ। फिगर कुछ ऐसा है, ठीक है, या ठीक है, ठीक है भी, ये आपका क्या है, फिगर है। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल ए है, ये आपका ट्राइंगल बी है, ये आपका ट्राइंगल सी मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ इस तरीके से गिवन है। और tan, अरे यार उल्टा कर दिया मैंने, ए बी सी ऐसे करो, क्योंकि एंगल ए ये है ना, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, tan ए की वैल्यू दे रखी है 4/3। आपको कोट बी, आपको साइन ए, कोट ए, कोसिकेंट ए, ठीक है, सब बताने हैं, कोस ए, सब की वैल्यू बतानी है। शाबाश, आपके पास 3 से 4 मिनट है इसको सोल्व करने के लिए, करो। सर चैट करना है क्या? आप मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आंसर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। करो भी, सोल्व करो फटाफट, सोल्व करके सबका आंसर आना चाहिए। मिहिर तोलानी, एक अब ये 3/4 मिहिर तोलानी किसकी वैल्यू है, मुझे ये चाहिए सब। साइन ए चाहिए मुझे कोसिकेंट ए चाहिए, मुझे कोस ए चाहिए, ठीक है, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए अपने को, क्या बच गया अभी, कोट ए चाहिए, है ना, 5 बच गए, 500 चाहिए, 4 ही हुए तो, सीकेंट ए चाहिए, सब चाहिए, tan गिवन है मेरे को, बस दिमाग लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, ये मैं बता देता हूँ एक बात। अच्छा, ये रेशियो है, रेशियो का मतलब इसको 4 के 3 के ले सकती हो, ये भी मैं हिंट दे देता हूँ, कर दो भी फटाफट।